फार्माकोपिया। फार्माकोपिया आप सभी मतलब कहीं ना कहीं सुनोगे कि कोई ना कोई आपको बता ही देगा। फार्माकोपिया में एक अथॉरिटिव कलेक्शन होता है, हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इसको मेंटेन करती हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी जो ड्रग्स हैं, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी होता है, प्रिपरेशन होती है और उसकी गाइडलाइंस होती हैं कि कैसे आप प्रिपेयर करोगे, स्टोर करोगे, लेबल करोगे अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, प्रिपरेशन का भी। वहीं पे उसकी क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ बताता है किसका, ड्रग्स का, जो हमारी ड्रग्स है ना उसका। एक्सिपिएंट्स का भी होता है एक पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म भी यहीं पे। इसमें आप पूरा कलेक्शन देख सकते हो जो हमारी ड्रग्स हैं, या हमें उन्हें कैसे बनाना है, कैसे स्टोर करना है, या हम उनको कैसे लेबल करेंगे। और ये बहुत, अगर आपको रेफरेंस लेना है ना, किसी चीज़ का मैच करना है कि हम सही हैं या नहीं, या हमने जो काम किया है सही है, वो आपको, ये एक तरीके से हमारी रेफरेंसिंग हो गई, रेफरेंस बुक की तरह भी काम करती है। किन जैसे फार्मासिस्ट हो गए, केमिस्ट हो गए, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनको रेफरेंसिंग की तरह ये फार्माकोपिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। हमारी फार्माकोपिया की हिस्ट्री अगर कैसे पता करनी हो, मतलब कैसे कंपाइलेशन हुआ, ठीक है। हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट थे ना, जैसे कि डी मैट्रिया मेडिका बाय डायोस्कोराइड्स, 1st सेंचुरी एडी में, यहाँ पे ना हमारे जितने भी हर्बल प्लांट्स हुए या हर्बल मेडिसिन हो गई, वो इसमें थी, ठीक है। कैनन ऑफ मेडिसिन बाय एविसेना, वो 11th सेंचुरी में, ठीक है। वो क्या प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिनल रेसिपीज़ प्रोवाइड करते हैं या फॉर्मुलेशन प्रोवाइड करते हैं कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हो। फर्स्ट नेशनल फार्माकोपिया जो था हमारा ऑफिशियल फार्माकोपिया, वो डिस्पेंसेटोरियम 1546 में पब्लिश हुआ था। किसने पब्लिश किया था, कहाँ पब्लिश हुआ था, न्यूरेमबर्ग जर्मनी में पब्लिश हुआ था हमारा फर्स्ट नेशनल, जो फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया था, ठीक है। और बहुत सारे बाद के जो नोटेबल वर्क्स थे उसमें हमारा फार्माकोपिया लॉन्डिनेंसिस 1618 में, फार्माकोपिया ऑगस्टाना 1629 में, ये हमारे जो आप देख सकते हो फर्स्ट नेशनल फार्माकोपियाज कब हुए थे, ठीक है। इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन है हमारी, जैसे WHO था, WHO ने क्या किया, एक इंटरनेशनल फार्माकोपिया बना दिया, क्योंकि अब दुनिया छोटा तो है नहीं, ग्लोबली अगर देखा जाए, अगर आप इंडिया में हो या दूसरी कंट्री में कोई काम कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप माइंड रीड कर लोगे एक दूसरे का कि ऐसे ही करना है, तो उसको प्रिसाइज कर सकें। कोई मेडिकेशन है या कोई फॉर्मुलेशन है, उसका एक फॉर्मूला बना सकें या फिर एक प्रोसीजर बना सकें, तो प्रिपरेशन का एक मेथड हो सके। तो क्या किया उन्होंने, WHO ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक इंटरनेशनल फार्माकोपिया बना दी कि सब एक ही रूल फॉलो करेंगे, IP को फॉलो करेंगे, इंटरनेशनल फार्माकोपिया को, उसी से सब लोग काम करेंगे, जिससे सबका काम एक जैसा हो या सेम हो सके। ऐसा नहीं है कि अगर कोई यूरोप में वो PCM मतलब पैरासीटामोल ले रहा है तो उसका इफेक्ट उसको कुछ ज़्यादा शो हो रहा है या कम हो रहा है, या इंडिया में हम पैरासीटामोल ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन ने एक क्या बनाया था, हमारा इंटरनेशनल फार्माकोपिया बना दी थी सबके लिए। किस ईयर में हुआ था, 1951 में हुआ था। फिर हमारे मॉडर्न फार्माकोपियाज में ना, अभी के टाइम पे आप देखोगे बहुत सारे फार्माकोपियाज हो गए कंट्रीज़ के हिसाब से, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया हो गया USP, यूरोपियन फार्माकोपिया हो गया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, जापानीज़ फार्माकोपिया। तो ऐसे बहुत सारे फार्माकोपियाज हो गए, और ये रेगुलरली टाइम बेस्ड हैं, मतलब टाइम के बेसिस पे अपडेट रहते हैं। जैसे कोई भी साइंटिफिक एडवांसमेंट हुई, कोई रिसर्च हुई, कोई डिस्कवरी हुई, तो उसके बेसिस पे ये लोग क्या करते हैं, इसको रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। हम हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। हमारे इंडिया में फार्मेसी की क्या हिस्ट्री है, 4 फेजेस में हमारी जो हिस्ट्री है फार्मेसी की, फार्मेसी प्रोफेशन की इंडिया में कैसे डिवाइड हुई। एंशियंट हिस्ट्री क्या है, हमारी एंशियंट टाइम पे क्या हिस्ट्री रही है फार्मेसी की, कहाँ से रूट, हमारी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ट्रेडिशनल सिस्टम से स्टार्ट हुआ था, जिसमें आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ये सब आए थे। उसमें जो टेक्स्ट हैं, जैसे टेक्स्ट हो गए हमारे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, उसमें हमारे मेडिसिनल प्लांट और प्रिपरेशन मेथड को एक डिटेल फॉर्म में लिखा गया है। वहीं पे हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल हीलर्स हुए हैं। पहले ना डॉक्टर्स नहीं बोलते थे, उनको हीलर्स, जैसे वैद हो गए, वैद्यास, हकीम्स, तो उनका काम होता था, जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी, इनको देना, प्रिस्क्राइब करना। वो उनके मेडिसिन के प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। जो ये प्रिपेयर करते थे, वेदास, वो वैद्यस, हकीम्स, इन लोगों को काम होता था मेडिसिन को प्रिपेयर करना। वही कॉलोनियल पीरियड जब आया, जब हमारा ब्रिटिश रूल था,
जब ब्रिटिश साम्राज्य था तब एलोपैथी मेडिसिन इंट्रोड्यूस की गई थी, तब आई थी, उनके थ्रू ही हमारे इंडिया में एलोपैथी आई थी। 1863 में क्या हुआ था, पहला फार्मेसी कोर्स हुआ था, फर्स्ट फार्मेसी कोर्स लॉन्च हुआ था, कहाँ पे, कैलकाटा मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पे वो क्या करते थे, वेस्टर्न और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन थी ना उनको साथ साथ चलाते थे कि वेस्टर्न भी साथ चले और ट्रेडिशनल। तो वो हमारी एक तरीके से बिगनिंग थी, फार्मेसी एजुकेशन की शुरुआत यहाँ से हुई थी कॉलोनियल पीरियड से। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड जब आया, जब 1947 के बाद हमारा पहला एक्ट लगा, फार्मेसी एक्ट 1948। और देखो भाई, कोई नहीं भूलेगा इस एक्ट को, ये बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जब हम आज़ाद हुए उसके बाद ही हमारा ये एक्ट लगा, फार्मेसी एक्ट ऑफ 1948। ठीक है, ये हमारी PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था, जिससे कि एक प्रॉपर एक एजुकेशन हो पाए फार्मेसी की और एक प्रोफेशन बन पाए हमारा फार्मेसी। ठीक है, वो फार्मेसी बोल रहे हैं, हाँ फार्मेसी ही प्रोफेशन बन पाए। 1950 में फर्स्ट B.Pharm डिग्री कोर्स हमारा कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, कहाँ शुरुआत हुई थी, मुंबई में शुरुआत हुई थी। वहीं से हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो थी वो बढ़नी शुरू हुई थी। कैसे, इंडियन पेटेंट एक्ट के थ्रू 1970 में वो क्या करते थे, हमारी कंपनी को एक अलाउंस मिल गया था, उनको एक परमिशन मिल गई थी कि जिससे वो जेनरिक ड्रग्स बना सकें। ठीक है, मॉडर्न एरा जब ये हो गया, फिर हम आए मॉडर्न एरा में इंडिपेंडेंस के बाद, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ ना 1990 में, तो उन्होंने बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया था कि जिससे फॉरेनर्स आए, इन्वेस्ट करें और हमारी कंपनीज़ में। तो इंडिया ना एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन गया था, लाइक उसने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था किसको, जेनरिक मेडिसिन का प्रोडक्शन जो हुआ था जेनरिक मेडिसिन का, वो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा हुआ था। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में हमारा इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर बन गया था, जिससे लोग अफोर्डेबल मेडिसिन खरीद सकें वर्ल्ड वाइड। ठीक है, देख रहे हो कितनी तरक्की हुई थी। और फिर वहाँ क्या हुआ, जब फार्मेसी एजुकेशन को एक्सपेंड करने का टाइम आया कि और एरियाज़ में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे D.Pharm कोर्स हो गया, वहाँ 2 ईयर का कोर्स हो गया। ठीक है, M.Pharm B.Pharm के बाद आप M.Pharm कर लो। ठीक है, और मतलब B.Pharm के बाद आप किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज्ड कर लो। PharmD कोर्स आ गया, जहाँ पे आप लाइक क्लिनिकल रिसर्च और बहुत सारी चीज़ों में जा सकते हो PharmD प्रोग्राम्स के थ्रू। फिर हमारी जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम, PCI हो गया जो हम नोन ऑर्गेनाइजेशन है, IPA हो गया हमारा, नाइपर है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट, इन तीनों ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिससे हमारी फार्मेसी इंडस्ट्री जो है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो पाई है, सिर्फ इस वजह से। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो हमारे जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस हैं, ड्रग्स हैं या कोई भी केमिकल्स हैं, उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, मिलावट हो सकती है या कुछ ऐसा हो गया, गंदगी आ गई, कोई वेस्ट हो गया, इस तरीके से। उससे क्या होता है, हमारे जो ड्रग की सेफ्टी, आप ना ड्रग की 3 चीज़ें याद रखो, QSE, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी। हमारी कभी भी कुछ इम्प्योरिटीज़ और वो होगा तो कहाँ इफेक्ट करेगा, हमारे QSE पर इफेक्ट करेगा ड्रग की। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ जो हैं जैसे अनवांटेड केमिकल्स हो गए या कोई कंपाउंड्स है, वो किसको अफेक्ट करेगा, ड्रग की क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी को। और बहुत सारे सोर्स हैं हमारी इम्प्योरिटीज़ के, जैसे हमारा ऑर्गेनिक सोर्स हो सकता है, इनऑर्गेनिक सोर्स, रेजिडुअल सॉल्वेंट्स या माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स, किसी भी वजह से होता है। ठीक है, हो सकता है। अगर हम स्टार्ट करें ना, हमारे मटेरियल और रीएजेंट से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं, हमारी रॉ मटेरियल जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी मैन्युफैक्चरिंग का या प्रोडक्शन का, वो हमारे रॉ मटेरियल से स्टार्ट होगा, या किसी रिएक्शन के टाइम पे जो इम्प्योरिटीज़ हो गई, डिग्रेडेशन हो गया हमारे प्रोडक्ट का, सिंथेसिस के टाइम पे डिग्रेड हो गया कोई प्रोडक्ट जो बनना चाहिए था, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमारी क्या हुआ, कोई इनकम्प्लीट रिएक्शन हो गई या बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, हमारे इक्विपमेंट्स जो थे वो कंटामिनेट थे, किसके थ्रू, मेटल आयंस या पार्टिकुलेट मैटर्स के थ्रू। स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन में कि आपने उसको ना क्या किया, हीट में स्टोर कर दिया। आप कभी भी ना कुछ प्रोडक्ट्स देखना, उसके बैक साइड में एक ना लेबल लगा होता है, लिखा होता है कि स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस। तो अगर वो मेंटेन नहीं होगा ना, ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिग्रेड हो जाए। उस रीज़न है हीट, लाइट, मॉइस्चर, ऑक्सीजन एक्सपोजर। तो ये भी रीजंस हैं कि अगर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं हुआ तो वहाँ इम्प्योरिटी बन सकती है या हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिग्रेड हो जाएगा। पैकेजिंग मटेरियल्स जो हैं, आप क्या होता है कि जो कभी कभी क्या होता है, केमिकल्स जो होते हैं पैकेजिंग के टाइम पे भी
रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे हमारा प्लास्टिक की पैकेजिंग है या स्ट्रिप्स पैकेजिंग है, उसमें क्या होता है, हमारी जो भी ड्रग होगी ना, कभी कभी वो केमिकल ड्रग जो होती है वो रिएक्ट कर जाती है पैकेजिंग की जो केमिकल है उससे रिएक्ट कर जाती है। या फिर क्या होता है कि वो ना हमारा कोई भी पैकेजिंग है वो लीच आउट कर जाती है, ड्रग प्रोडक्ट में पहुंच जाती है। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पैकेजिंग मटेरियल जो है आपका प्रॉपर सही होना चाहिए। इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन में जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या स्टोरिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर बहुत धूल होगी या कुछ ऐसा कंटामिनेटेड एरिया है, कोई एयरबॉर्न डिजीज़ हो गई या कोई केमिकल हो गया, वो क्या करेगा, हमारे प्रोडक्ट को ख़राब कर सकता है, वो भी एक इम्प्योरिटी हो सकती है। ठीक है, हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं? जब भी हमारा कोई सिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है ऑर्गेनिक में या फिर जैसे, तो हमारा एक केमिकल रिएक्शन है, वो रिएक्शन बाय चांस डिग्रेड हो जाती है, या उसका प्रोडक्ट जो बाई प्रोडक्ट बनने वाला था वो क्या था, वो डिग्रेड हो गया, ख़त्म हो गया, उसमें कुछ चेंजेस आ गए। किस वजह से? वहाँ पे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ ऐसा उसके लाइक केमिकल में या कोई ऐसे सब्सटेंस में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ना इम्प्योरिटी भी कर सकता है, बाई प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो सकता है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या होता है, जब मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कभी भी कुछ लाइक मैन्युफैक्चर हुआ, जैसे सॉल्ट आयंस या फिर सॉल्ट्स हो गए, मेटल आयंस हो गए, जैसे हाँ मैन्युफैक्चरिंग से भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल सोर्स भी हो सकता है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ का। जैसे कैटलिस्ट हो गया, हमारी जो रिएक्शन है या कोई भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें कैटलाइज्ड हो गया, या तो वो उसमें दूसरा प्रोडक्ट हो गया, ज़्यादा उसमें वर्क हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंटल सोर्स की वजह से वो डिग्रेड हो गया, या फिर कुछ और ही रिएक्शन हो गया। रेजिडुअल सब्सटेंस में क्या होता है, जब जो सॉल्वेंट यूज़ किया है हमने सिंथेसिस के टाइम पे, वो सेम ही रहता है, मतलब एक जैसा ही रहता है फाइनल प्रोडक्ट में भी, ठीक है, हमारा सॉल्वेंट चेंज नहीं होता। तो क्या होता है कि ये टॉक्सिसिटी भी कर देता है, उस मतलब या तो टॉक्सिसिटी करेगा या फिर आपकी हेल्थ रिस्क, आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है अगर वो रेजिडुअल सॉल्वेंट, आपका सॉल्वेंट वैसे के वैसा ही रह गया, ठीक है। फिर माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे बहुत सारे जैसे आइज़ की आई ड्रॉप्स बनती हैं, ड्रॉप बनती हैं, तो उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स का बड़ा ध्यान रखा जाता है। या जो हमारी आईवी फ्लूइड्स होते हैं, जो बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं, उनका प्रिपरेशन पे बहुत ध्यान होता है कि आप वहाँ पे स्टेराइल इन्वायरमेंट मेंटेन कर सको, आप एक वैसा इन्वायरमेंट जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, जो कंटामिनेट ना करें, और या आपकी जैसे स्टोरेज मेंटेन हो पाए, या क्वालिटी और सेफ्टी ना बरकरार रहे, उससे कुछ खतरा ना हो किसी भी इंसान को आगे जो उसको यूज़ करेगा, ठीक है। अब आप देखो इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। अच्छा, हम कह तो रहे हैं यार कि यार इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसे इम्प्योरिटी हो सकती है, वैसे इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम ध्यान क्यों रख रहे हैं? हमारा अगर इम्प्योरिटी हो भी गई तो क्या फ़ायदा, उससे क्या होगा? तो वही ना, सेफ्टी कंसर्न है। इम्प्योरिटीज़ ना, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपके बॉडी में पहुंचने के बाद टॉक्सिसिटी करेंगे, जहर का काम कर सकते हैं, या कभी कभी हम लोगों को अगर वो इम्प्योर है तो क्या होगा, आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा या ड्रग इंट्रैक्शन हो जाएगा आपस में ना, ड्रग और इम्प्योरिटी बॉडी में पहुंचने के बाद एक दूसरे से इंटरेक्ट कर जाएंगी कि अच्छा कहीं तू ही तो मेरा दुश्मन नहीं है, या कोई ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरीके से हमारा सेफ्टी कंसर्न का इशू होता है। रिड्यूस्ड एफिकेसी, अब देखो भाई, अगर प्योर सामान नहीं होगा, आप प्योर चीज़ नहीं लोगे, तो क्या होता है, उसकी एफिकेसी ख़त्म हो जाती है, वो आपकी बॉडी में पहुंच तो जाएगा लेकिन थेराप्यूटिक इफेक्ट देगा या नहीं देगा, उसके भी चांसेस होते हैं कि वहाँ पे उसमें थोड़ा सा ना एफिकेसी कम हो जाती है, हमारा जो इफेक्ट शो होने वाला था वो कम हो जाएगा। क्वालिटी इशू, अब भाई वही बात है, वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अप एंड डाउन हो जाएगा। अगर आप सोचो कि सस्ते के चक्कर में आप सोच रहे हो कि यार मुझे चीप मटेरियल मिल जाए, प्रोडक्ट तो बनना ही है, उससे क्या होगा, क्वालिटी इफेक्ट हो जाएगी, आपका प्रोडक्ट ना लो क्वालिटी होगा, चीप होगा, और वो जब चीप होगा तो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी ऊपर नीचे होंगी, कलर में चेंज आ सकता है, स्टेबलाइज नहीं होगा, कभी भी आप सोचो उसको रख के छोड़ दोगे, पता चला वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया और मेल्ट हो गया या फिर पिघल गया, इस तरीके से उसकी हमारी ड्रग की क्वालिटीज़ में भी चेंजेस आते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस,
हमारे जो है रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो वहीं पे आपका जो पूरा एक ड्रग का बैच होता है ना, वो हाथों हाथ रिजेक्ट हो जाता है कि आपने गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, या तो पूरा ड्रग का बैच रिजेक्ट होगा, वो रिजेक्शन में पहुंच जाएगा, या वापस बुला लिया जाएगा। तो क्या होता है, नुकसान हो गया एक तरीके से। तो इसलिए कि हमें ना इम्प्योरिटीज़ का इनका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। रेगुलेटरी कंप्लायंस होते हैं, रेगुलेटरी बॉडी जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना चाहिए। अब रेगुलेटरी ओवरसाइट, कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं, जैसे हमारी एफडीए हो गई, ईएमए हो गया, उन्होंने ना एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन सेट कर रखी है। अगर इम्प्योरिटी लिमिट 20% फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है, स्ट्रिक्टली सेट किया है कि अगर इससे ज़्यादा हो गया तो आपका ना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ख़त्म कर दिया जाएगा, वो बैच रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक इम्प्योरिटी की लिमिट होती है फार्मास्यूटिकल, ये लोग सेट करते हैं, एफडीए और ईएमए वाले सेट करते हैं कि ये होगी लिमिट। और वहीं कंपनीज जो है ना, वो एक प्रॉपर एनालिटिकल मेथड डेवलप करते हैं, वो एक मेथड डेवलप करते हैं, दिखाते हैं कि हम ऐसे इम्प्योरिटीज़ को देखेंगे, डिटेक्ट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको कंट्रोल कर पाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो ड्रग है, हमारे जो प्रोडक्ट है, उसकी सेफ्टी और एफिकेसी हम मेंटेन कर पाएंगे पूरे डेवलपमेंट के प्रोसेस के, जब वो प्रिपेयर हो रहा है, डेवलप हो रहा है तब भी, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पे भी हम ध्यान रख पाएंगे। अब देखो, हम लोगों ने बात तो कर ली कि यार देखो ये इम्प्योरिटी हो रही है, ऐसे हो रही है, क्या टेस्ट कर लेंगे, जो सेट कर देंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। वहाँ पे ना हमारा एक लिमिट टेस्ट होता है, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिमिट टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट में हम, ये हमारा एक एनालिटिकल मेथड है, क्या पता करते हैं कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है इम्प्योरिटी का, स्पेसिफिक इम्प्योरिटी का या कॉन्सेंट्रेशन है, या सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन उस प्रोडक्ट में एक प्री डिफाइंड लिमिट से कम है या नहीं। अगर जैसे सोचो ये हमारा सब्सटेंस है, इसके अंदर, ठीक है, उसकी जो है 5% उसकी एक कॉन्सेंट्रेशन है, इस कॉन्सेंट्रेशन से अगर ऊपर हो गया तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है, इसकी प्री डिफाइंड लिमिट है हमारी। और अगर इससे नीचे आ गया, जैसे 3% हो गया या फिर 2% हो गया, ये इजीली एक्सेप्टेबल है, वो कह देगा चलो ठीक है, ये कोई हार्म नहीं करेगा, ये इम्प्योरिटी कुछ भी हार्म नहीं कर पाएगी इतना ज़्यादा किसी भी ह्यूमन बीइंग को, जब वो मतलब ड्रग लेगा, एडमिनिस्टर करेगा। वहीं पे क्या होता है, अगर इससे ज़्यादा हो गया, वहीं पे पूरा बैच रिजेक्ट कर देते हैं वो लोग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्या मेंटेन करता है, क्यों होता है, हम QSE, हम ये चीज़ मेंटेन करते हैं, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी ऑफ द ड्रग, जिससे कि कोई भी इम्प्योरिटीज़ कोई हार्मफुल रिएक्शन ना दे पाए, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं एक तरीके से। जो लिमिट टेस्ट है वो दो में होता है, क्वालिटेटिव लिमिट टेस्ट होता है और क्वांटिटेटिव लिमिट टेस्ट होता है। क्वालिटेटिव में क्या होता है, हमारा पास और फेल रिजल्ट आता है, या तो आप पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे। किसके बेसिस पे, हम क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटी है या कोई भी सब्सटेंस है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक स्पेसिफाइड लिमिट से कम है या नहीं, अगर कम है तो वो पास हो जाएगा, ज़्यादा है तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम कंपेयर कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा, बताओ, पता कैसे चलेगा कि यार ठीक है, ये कम है, ज़्यादा है, कुछ तो होगा, एक हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड होगा, उसके अगेंस्ट हम रखेंगे। जैसे ये हमारी टेस्ट ट्यूब्स हैं, 2 टेस्ट ट्यूब्स हो गई, इसमें हमारा देखो ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है, दोनों सॉल्यूशंस हो गए, ये हमारा हो गया टेस्ट और ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड। तो आप ना इसको कंपेयर करोगे, दोनों को एक साथ टेस्ट ट्यूब्स को देखना, तो आप कलर की इंटेंसिटी देखो या प्रेसिपिटेट का साइज़ देखो। यहाँ पे हमारा जैसे ये डार्क रेड है, दोनों डार्क रेड है, तो क्या होगा, इससे हमें पता चल जाएगा यार कलर तो सेम आ रहा है, तो ऑलमोस्ट क्या है, ये जो हमारा टेस्ट है वो पास है, ठीक है। उसके सेट से कम है, हमारा स्टैंडर्ड में इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी ना, तो उससे मैच कर जाएगा एक दूसरे। वहीं क्या हुआ, ये टेस्ट तो हमारा प्रेसिपिटेट दे रहा है और यहाँ पे स्टैंडर्ड में प्रेसिपिटेट है नहीं, तो क्या होगा, ये फेल हो जाएगा टेस्ट। ये है हमारा क्वालिटेटिव लिमिट टेस्ट। फिर आता है हमारा क्वांटिटेटिव लिमिट टेस्ट, वो हमारा जो होता है मेजर करता है एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन कि कितने परसेंटेज है हमारे में कि जो इम्प्योर है सैंपल में, या सब्सटेंस, जो सब्सटेंस सैंपल में वो इम्प्योर है। इसके लिए हम एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ करेंगे, जैसे कि HPLC, गैसियस क्रोमेटोग्राफी, या फिर AAS, जिससे हम क्या करें, डिटरमाइन कर सके
इम्प्योरिटी लेवल को, ठीक है। कॉमन यूज़ क्या है जो लिमिट टेस्ट का, जो हमारे हैवी मेटल्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज में रहें, लिमिट में रहें, अपनी एक्सेप्टेबल लिमिट। अगर तुम देखो लिमिट से बाहर गए ना तो वो कहता है भाग जाओ यहाँ से, लिमिट से बाहर जाओगे ना कोई काम नहीं है तुम्हारा। तो वो क्या करता है, लिमिट से नीचे होगा तो वो एक्सेप्टेबल है कि आप ना एक लेवल तक दंगा करोगे ना अपने घर में तो ना आपके पेरेंट्स सहन कर लेते हैं कि यार चल कोई बात नहीं, लेकिन आप लिमिट से बाहर चले जाओगे, कहेंगे कि कोई काम नहीं है, मारे पीटेंगे, फिर तुम पिट जाओगे घर में, अच्छे से अच्छे तो जाओगे। तो हैवी मेटल्स इंश्योर करना होता है, हैवी मेटल्स ना हार्म कर सकते हैं, हमें बचाना होता है कि हैवी मेटल्स हमारी बॉडी को कोई हार्म ना करें, तो उसको ना हम एक लिमिट सेट कर देते हैं। हम नहीं, मतलब ऑलरेडी उसकी लिमिट सेट होती है कि इतने परसेंटेज से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर आता है हमारा रेजिडुअल सॉल्वेंट। रेजिडुअल सॉल्वेंट में क्या होता है, जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्वेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कहीं हमारा रिएक्ट तो नहीं करेगा। हमारा रेजिडुअल सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हम सिंथेसिस के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं या प्योरिफिकेशन के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, वो एक लिमिट में है या नहीं, ठीक है, वो लिमिट सेफ लिमिट में है, वो सॉल्वेंट कब कहीं टॉक्सिक ना हो जाए। आजकल तो यार देखो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है टॉक्सिक चीज़ों का, हमारी फार्मेसी इंडस्ट्री भी टॉक्सिक देख रही है, ह्यूमन बीइंग भी टॉक्सिक लोगों को देख रही है, तो ठीक है ध्यान रखो, तुम भी कोई टेस्ट करते रहा करो लिमिट टेस्ट कर लिया करो बीच बीच में कि हाँ टॉक्सिक तो नहीं है। सॉल्वेंट से हमारा ये हम चेक कर लेंगे कि कोई अनडिज़ायरेबल इफेक्ट ना दे, कोई उल्टा सीधा इफेक्ट ना कर जाए। प्रिजर्वेटिव्स और एंटीऑक्सीडेंट, कभी कभी बहुत टाइम आपने देखा होगा प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी एक लिमिट में यूज़ करे जाते हैं, अगर लिमिट से ज़्यादा चले जाए ना वो भी हार्मफुल हो जाते हैं। आप किसी चीज़ को प्रिजर्व कर रहे हो या तो उसमें हमें एक कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ता है कि इतना कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है या फिर इतनी रेंज हम यूज़ कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हम उसको प्रिजर्व कर सकेगा। ऐसा नहीं कि वो प्रिजर्वेटिव पता चला ड्रग पे ही हावी हो गया, वो इतना ज़्यादा अपना उसको अंडरमाइन कर दिया कि उस पर चढ़ के बैठ गया कि ठीक है तू अपना इफेक्ट तो बाद में देना, पहले मैं दे दूंगा। तो इसलिए ना प्रिजर्वेटिव्स और एंटीऑक्सीडेंट का भी चेक करना पड़ता है कि वो एक विद इन रेंज है या नहीं, ठीक है। वहीं हमारे माइक्रोबियल कंटेमिनेंट आ जाते हैं कि जो माइक्रोबियल लोड है, मतलब कि जैसे कि हम किसी एरिया में पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज़ रख रहे हैं, हमारी टैबलेट्स कैप्सूल कुछ रखा हुआ है, वो प्रोडक्ट हमारा सेफ तो है, वो एफिकेसी देगा या नहीं, वो हम इंश्योर करते हैं। वो माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स कहीं उसको ख़राब तो नहीं कर देंगे, ये भी ये भी चेक करना पड़ता है। हम किसके थ्रू चेक करते हैं, लिमिट टेस्ट के थ्रू। ये इसका कॉमन यूज़ है, बहुत कॉमन यूज़ ये 4 हैं, हेवी मेटल्स, रेजिडुअल, प्रिजर्वेटिव्स एंड माइक्रोबियल्स। Okay, that's it for the day. Bye bye. See you in the next class.